हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग एक नई सीरीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैपिंग सीरीज़। इस मैपिंग सीरीज़ में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ एक आइडियाज़ और जो प्रिलिम्स ओरिएंटेड डिस्कशन होगी, चाहे वो सिविल सर्विसेज के लिए हो या फिर स्टेट पीसीएस के लिए हो, ये सारा डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ में करने वाले हैं। इस सीरीज़ की जो टाइम टेबल है या फिर जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन आप लोगों को पीडीएफ में ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है ग्रुप पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा करके आप इस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हर एक जो डिस्कशन की वीडियो होगी उसकी जो बेसिकली पीडीएफ रहेगी, ये पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। तो वहाँ पर जा करके डाउनलोड से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट ले लीजिएगा और फिर नोट्स बनाने की अलग से आपको ज़रूरत नहीं है। आपको चूँकि समय कम होता है जब, तो हमें ज़्यादा चीज़ें केवल और केवल समझनी और याद करनी होती हैं। तो आप लोग इस पीडीएफ को इस्तेमाल करिएगा और फिर याद करिएगा। जो भी यहाँ पर करंट अफेयर्स भी कहीं पर अगर मिलता है तो आप यहीं पर इसी प्रिंट आउट पर ही लिख लेना है, ताकि लास्ट मोमेंट पे यही आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में रहे। अब हम लोग सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज का जो अपना डिस्कशन करने वाले हैं वो हम लोग एशिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। एशिया में अगर पहले बात किया जाए, एक ओवरऑल अगर हम लोग ओवरव्यू देखा जाए, तो एशिया में अगर देखें तो ये हमारे पास कुछ एक कंट्रीज़ हैं जो हमें देखने को मिल जाती हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास रशिया है। रशिया के अलावा अगर आप देखेंगे तो मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, या फिर सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, मिडिल एशिया की कंट्रीज़ हो गई, या फिर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हो गई। इस पूरे पार्ट को अगर हम लोग देखें तो हम लोग अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं एशिया को, जो हम लोग आगे जा करके अभी थोड़ी देर में करेंगे। अगर एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस सेंस में है, ये आप इस टेबल से भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। जैसे अगर हम लोग देखें तो लैंड एरिया के बेसिस पर अगर हम लोग बात किया जाए तो यहाँ पर एशिया सबसे ज़्यादा लैंड मास यहाँ पर कवर करता है। ये जो लैंड मास है लगभग लगभग एक तिहाई लैंड मास आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो देखने को मिलती है वो है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और फिर ओशियानिया। ओशियानिया में जैसे कई सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है। इसके अलावा पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ये सारे भी अलग अलग हमें कंट्रीज़ या फिर बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ये तो हुआ जो हमारा लैंडमास को लेकर के है। लैंडमास को लेकर के नॉर्मली क्वेश्चंस वगैरह जब पूछे जाते हैं तो ये सीरीज़ या जो ये सीक्वेंस है ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है, वो आपसे मीन सी एलिवेशन को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मीन सी एलिवेशन पर अगर देखें तो वैसे तो आपको अंटार्कटिका सबसे ऊंचा देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि अंटार्कटिका हमारे लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता है, चूंकि वहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है, वो केवल और केवल एक रिसर्च स्टेशन केवल और केवल रखा गया है, तो इसलिए हमारे लिए कोई खास हमारा एरिया ऑफ स्टडी नहीं बनता है। लेकिन जो एरिया ऑफ स्टडी बनती है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें सबसे ऊंचा जो यहाँ पर भी देखने को मिलता है वो है एशिया ही। यानी एशिया चाहे लैंडमास का हो चाहे फिर मीन एलिवेशन को लेकर के हो, दोनों में ही हाईएस्ट देखने को मिल रहा है, ऊंचा या सबसे ज़्यादा एरिया कवरेज देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद से हमारा जो मीन सी एलिवेशन है उस पर हमारा नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो ऊपर है, अफ्रीका यहाँ पर रिलेटिवली नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर सीक्वेंस लगभग लगभग वही रहेगी, केवल यहाँ पर जो बदलेगा वो एशिया के बाद नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, फिर उसके बाद से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और जो हमारा यूरोप है ये भी अदला बदली हो जाएंगे। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस देखिए फैक्चुअल डिटेल है, ये आप लोगों को याद करनी है, प्रिंट आउट लेकर के आप लोगों को याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है। अब यहाँ पर कुछ एक जो हाईएस्ट एलिवेशन और लोएस्ट एलिवेशन है इसके बारे में हम लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे अगर एशिया में देखें तो हाईएस्ट एलिवेशन हम सभी लोगों को पता है माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वही अगर लोएस्ट एलिवेशन देखा जाए तो डेड सी है। डेड सी समुद्र से काफ़ी नीचे है, मतलब समुद्र तल से कहा जाता है कि वो काफ़ी नीचे अवस्थित है। दूसरा अफ्रीका आ जाता है। अफ्रीका में माउंट किलिमांजारो, ये एक वोल्केनिक आइलैंड भी, मतलब वोल्केनिक माउंटेन भी है और साथ ही साथ में हाईएस्ट एलिवेशन भी है। लेकिन वही लेक असेल जो है ये लोवेस्ट एलिवेशन पे है। जब हम लोग अफ्रीका बात करेंगे इन सभी की लोकेशन के बारे में भी बात करेंगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स और होंगी इससे रिलेटेड वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में इसी तरीके से माउंट मैकिनली आ जाती है और लोवेस्ट एलिवेशन डेथ वैली की आ जाती है। ये डेथ वैली ये वही वैली है जहाँ पर हम लोगों को जो रिवर की वजह से, जो मियांडरिंग की वजह से हम लोगों को अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं वो आ जाते हैं। फिर इसके अलावा साउथ अमेरिका में आ जाओगे तो माउंट अकांकागुआ हो गया, और जो लोवेस्ट एलिवेशन है या लोवेस्ट पॉइंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो है वाल्डेस पेनिनसुला। फिर अंटार्कटिका में आ जाओगे, विंसन्स मैसिफ है, और वही अगर लोवेस्ट एलिवेशन देखते हैं तो बेंटले ट्रेंच देखने को मिलती है। ये जो बेंटले ट्रेंच है बेसिकली सब ग्लेशियल पॉइंट है। यूरोप में माउंट एल्ब्रस आ जाती है और कैस्पियन सी लोवेस्ट एलिवेशन है, और ओशियानिया में माउंट कोसीज़को जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और लेक आयर जो है ये हमारी लोवेस्ट एलिवेशन पर आ जाती है।
ये जो टेबल है ये आप लोगों को याद करनी है, रट्टा मार करके रखना है। इस पर एक आध MCQs वगैरह पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख लेना है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी होने वाला हो सकता है ये। बाकी अगर हम लोग ओवरऑल ओवरव्यू देखा जाए तो अगर हम लोग एशिया के कॉन्टिनेंट को देखें तो ये सारे कॉन्टिनेंट से हमें सबसे बड़ा देखने को मिलती है। और अभी हम लोगों ने देखा, चाहे वो साइज़ को लेकर के देखिए या फिर पॉपुलेशन को लेकर के देखिए, यहाँ पर एशिया में सबसे ज़्यादा साइज़ भी हो गया, लगभग 30% बोल रहे हैं, और जो पॉपुलेशन है ये भी हम लोगों को मोर देन 60% पॉपुलेशन एशिया में ही सिर्फ और सिर्फ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है कि 1/3 ऑफ द लैंड जो है वो अर्थ की हमें एशिया में ही देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग कुछ एक आइलैंड जो इंडोनेशिया के हैं उसको छोड़ दिया जाए, जो कि इंडोनेशिया की जो है इक्वेटर के नीचे भी आ जाती है, साउथ के भी आ जाती है, अदरवाइज पूरा का पूरा जो हमारा एशिया है वो सिर्फ और सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में ही फैला हुआ है। ये एक स्पेशल कैटेगरी है। और यहाँ पर आपसे हो सकता है ये सवाल पूछा जाए कि आखिर में वो कौन सी कंट्री है या वो उस कंट्री के आइलैंड कौन, मतलब किस कंट्री के आइलैंड जो है वो हमारे इक्वेटर के भी नीचे देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एशिया जो है वो हमें साउथ हेमिस्फीयर में भी देखने को मिल जाता है। तो आंसर हो जाएगा उसका इंडोनेशिया। कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर बात करें तो एशिया के बारे में अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया है कि ये प्लानट का सबसे ज़्यादा बड़ा आइलैंड है, जहाँ पर 30% ऑफ द यहाँ पर लैंड एरिया कवर करता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अभी हाल में जो रिकॉग्नाइज्ड सॉवरिन कंट्रीज़ हैं उनकी संख्या 48 है। हालांकि कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जो कि अभी डिमांड कर रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में अगर देखें तो 48 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं, इसके आइलैंड्स हैं या फिर डिपेंडेंसीज़ के फॉर्मेट में हमें देखने को मिलती है। हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास में अलग अलग तरीके से डिपेंडेंसीज़ वगैरह होती हैं। कॉन्टिनेंट में अगर बात करें तो ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है, मतलब 60% ऑफ द अगर हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन देखें तो एशिया में ही ये रहती है। यहाँ पर चाइना और इंडिया जैसे पॉपुलस कंट्रीज़ हैं। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हम लोगों को देखने को मिलती है, डीपेस्ट लेक देखने को मिलती है जैसे कि लेक बैकाल हो गया, और इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। एशिया का और जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,850 मीटर तक हो चुका है। इनफैक्ट इसकी साइज लगातार बढ़ती ही जा रही है। एशिया का अगर लोएस्ट पॉइंट बात करोगे तो ये हमारा डेथ सी देखने को मिलता है, जो मीन सी लेवल से भी 392 मीटर नीचे है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको ध्यान रखना है। कॉन्टिनेंट का साइज़ अपने आप में काफ़ी बड़ा है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। 30% इसका लैंड मास आ जाता है, और अभी फिलहाल में अगर बात करेंगे तो 4.8 बिलियन ये पॉपुलेशन टोटल है अभी हाल फिलहाल में अगर प्रोजेक्टेड बात किया जाए तो। और ये लगभग हमारा 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। अगर आप लोगों ने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपका इतना आइडिया तो लग गया होगा कि ये जो डेटा वगैरह होते हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक स्टेटमेंट के तौर पर ये डेटा भी दे दिया जाता है। अब हम लोग जरा एशिया की थोड़ा हम लोग डिटेल के बारे में जरा बात करना शुरू करते हैं। इस एशिया के डिटेल के बारे में अगर बात करेंगे तो ये हमारा हो गया एशिया और ये हो गया हमारा यूरोप। एशिया और यूरोप को अगर डिवाइड करने वाली लाइन के बारे में बात करें तो देखो, एशिया और यूरोप को डिवाइड करने वाली लाइन होती है, वैसे नॉर्थ साइड से देखना शुरू करें अगर तो सबसे पहले यूराल माउंटेन होते हैं। यूराल माउंटेन, फिर उसके बाद से यूराल रिवर्स आ जाती हैं। यूराल रिवर के बाद देखोगे तो कॉकस माउंटेन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं, फिर कैस्पियन सी आ जाती है, और फिर इधर आ जाओगे तो यहाँ पर ब्लैक सी हो जाएगी। ब्लैक सी के बाद में फिर सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल के बाद में फिर रेड सी आ जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर डिवीज़न को जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर हमारे पास में यूराल माउंटेन आ रही है, फिर यूराल रिवर आ जाती है, फिर कॉकस माउंटेन्स आ जा रहे हैं, कैस्पियन सी आ जा रही है, और फिर आगे बढ़ करके ब्लैक सी वगैरह आ जाती है। ब्लैक सी आ गई बेसिकली। और फिर उसके बाद से ये तो हो गया यूरोप और एशिया अलग। अफ्रीका और अगर हम लोग एशिया को देखें तो देखो, सुएज कनाल यहाँ से अलग कर रही है और फिर उसके बाद से रेड सी हमारी अलग कर दे रही है। ये हमारा इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये इस साइड हमारा ये पूरा का पूरा एशिया हो गया, और इस साइड अगर आ जाओगे तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा साइड अफ्रीका देखने को मिल जा रहा है। इस साइड में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि ये यूरोप है और ये हो गया एशिया। अब जरा अगर बात करते हैं एशिया की ही कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी की तरफ में बात करें तो एशिया को हम लोगों ने हमारा अफ्रीका और जो यूरोप है इनसे अलग कर दिया है। यानी हम लोगों को यहाँ पर अब एशिया का जो मेन लैंडमास है वो लैंडमास तो हम लोगों को मिल चुका है। अब इस लैंडमास के अगर नॉर्थ में देखोगे आप तो नॉर्थ में हम लोगों को आर्कटिक ओशियन देखने को मिलती है। ये आर्कटिक ओशियन हमारी नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका और जो हमारा ये एशिया है इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो स्ट्रेट है वो है बेरिंग स्ट्रेट। फिर इसके बाद से अगर हम एशिया के ही हम लोग ईस्ट में देखें तो यहाँ पर हमें पैसिफिक ओशियन देखने को मिलती है। अगर हम साउथ में आ जाते हैं तो इंडियन ओशियन देखने को मिल जाती है। और इस तरीके से हमारा अगर फिजियोग्राफी को देखें तो मेजरली हमारे पास में यही कुछ फिजियोग्राफी देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी इसकी डिटेल और इसके बेसिक्स के बारे में बात करें तो एशिया में अगर बात करेंगे तो सारे के सारे हीट जोन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो, हमारे पास में तीनों वो इंपॉर्टेंट जो लाइन्स होती है वो तीनों इंपॉर्टेंट लाइन देखने को मिल रही है। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक हमारे पास में ये इक्वेटर की लाइन है, 0 डिग्री की लाइन, ये हमारी इक्वेटर की लाइन इधर से जा रही है। फिर हमारे पास 23.5 की जो लाइन होती है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ये भी हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। और फिर उसके बाद से जो 66.5 वाली लाइन होती है, आर्कटिक सर्कल जिसको बोला जाता है, यह आर्कटिक सर्कल भी हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया जो हमारा इक्वेटर का इलाका हो गया, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इलाका हो गया, और ये जो हमारा आर्कटिक सर्कल होता है 66.5 वाला, ये आर्कटिक सर्कल भी देखने को मिल रहा है। अब इसके अगर हम लोग क्लाइमेट के बारे में बात करें तो देखो, ये जो क्लाइमेट होती है ये हमारी फ्रिजिड क्लाइमेट होती है। इधर बीच में आ जाओगे तो यहाँ पर हम लोगों को टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। फिर इसके नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिल जाती है। और फिर इक्वेटर के पास में आ जाओगे तो यहाँ पर 5 डिग्री ऊपर एंड डाउन ये हम लोगों को इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिल जाती है। तो अगर हम लोग क्लाइमेट वाइज बात किया जाए तो यहाँ पर हमें हर तरीके का ऑल ऑफ द हीट जोन हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर जो सिचुएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कुछ ऐसी ही है। अगर हम लोग देखें, हमारा जो एशिया है वो 10 डिग्री साउथ जो इक्वेटर है वहाँ से एक्सटेंड होता है। यहाँ पर प्राइमरली वही इंडोनेशिया की कुछ एक, ये देखो ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया की कुछ एक आइलैंड जो होता है वो 10 डिग्री साउथ पे भी चले जाते हैं। अदरवाइज मेजरली देखें तो नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ जो हमारा हेमिस्फीयर है, केवल और केवल वहीं देखने को मिलती है। सो इक्वेटर के साउथ में 10 डिग्री साउथ तक अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर चूंकि इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, सो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में एवरग्रीन जंगल, इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। और ये जाती है अप टू 80 डिग्री नॉर्थ। 80 डिग्री नॉर्थ में ये बहुत ज़्यादा फ्रिजिड जोन होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ पर हमें अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि तीनों इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स होते हैं, दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके अलावा जो आर्कटिक सर्कल है, ये तीनों के तीनों ही यहाँ पर पास करता है। अगर हम लोग लैटिट्यूडिनली अगर बात करें तो देखो, ये मेडिटेरेनियन से इसकी जो शोर लाइन है वो स्टार्ट होती है। ये देखो यहाँ पर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनली अगर बात करते हैं तो ये देखो हमारी मेडिटेरेनियन से ये हमारी स्टार्ट होती है और फिर ये आगे की ओर में बढ़ते जाती है और फिर अल्टीमेटली एशिया माइनर से होते हुए 10 डिग्री बियॉन्ड 80 डिग्री मेरिडियन जो हम लोगों को बेरिंग स्ट्रेट है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर देखो ये 80 डिग्री 180 डिग्री मेरिडियन है, ये हम लोगों को देखने को मिल रही है। और इस तरीके से जो हमारा एशिया का डिवीज़न है ये हमें पता चल गया। लॉन्गिट्यूड वाइज अगर बात करें तो देखो यहाँ पर 165 डिग्री डिफरेंस हम लोगों को लॉन्गिट्यूड में देखने को मिलती है, यानी कि ये हमारा एक लॉन्गिट्यूड इधर हो गया, दूसरा लॉन्गिट्यूड इधर हो गया, इन दोनों के बीच में ये हमारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब ये जो डिफरेंस है ये हमारा डिफरेंस 165 का होता है। ये 25 डिग्री ईस्ट, ये हमारा जो मेडिटेरेनियन एशिया माइनर से जा रहा है, और ये हो गया जो 180 डिग्री ईस्ट है। इन दोनों के बीच में अगर देखोगे तो 165 डिग्री का हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये जो 165 डिग्री का डिफरेंस है ये 11 घंटे का डिफरेंस लेकर के आता है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसा दिखाई गया है कि मान लो यहाँ पर संडे का, मान लो यहाँ पर संडे का दिन के 12 बज रहे हैं, अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर एशिया, मतलब कि यहाँ पर मान लो कि सपोज मान लो कि संडे क्या मंडे यहाँ पर मान लो, मतलब जो भी है यहाँ पर दोनों के बीच में मेरे 11 घंटे का करीब करीब हम लोगों को अंतर देखने को मिल जाता है। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 11 आवर का रहेगा। खैर इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है और आप इस चीज़ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है यहाँ पर कुछ फैक्ट लिख दिया गया है ताकि जाने अनजाने में अगर आपसे स्किप भी हो जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। थोड़ा सा बाउंड्रीज़ के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी हालांकि डिस्कशन कर तो लिया है कि अगर हम लोग एशिया के नॉर्थ में अगर बात करते हैं तो एशिया, ये मान लो हमारा एशिया है, एशिया के नॉर्थ में आ जाओगे तो यहाँ पर क्या है, आर्कटिक ओशियन हो जाती है। इस साइड में ईस्ट में आ जाओगे तो यहाँ पर हमें पैसिफिक ओशियन देखने को मिल जाएगी। साउथ में आ जाओगे तो साउथ में हम लोगों को इंडियन ओशियन देखने को मिल जाएगी। और अगर हम लोग वेस्ट में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारा मेडिटेरेनियन सी देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये डिवीज़न जो लाइन हमें लोगों को देखने को मिल रही है, यहाँ पर हमारे पास यूराल माउंटेन है, फिर यूराल रिवर है, फिर कैस्पियन सी है, फिर कॉकस माउंटेन है, और फिर अल्टीमेटली हमें ब्लैक सी देखने को मिल जाती है। और ये बेसिकली यूरोप को एशिया से अलग कर देती है। वही अगर हम लोग अफ्रीका के बारे में बात करें तो रेड सी और स्वेज कनाल ये दोनों अफ्रीका से इंडिया को अलग कर देते हैं, इंडिया मतलब एशिया को अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट जो होती है वो बेरिंग स्ट्रेट हमारी एशिया को नॉर्थ जो अमेरिका है इन दोनों से अलग कर देती है। तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से अलग कर दिया गया है। तो ओवरऑल जो इसकी फिजियोग्राफी है, ये ओवरऑल फिजियोग्राफी तो आप समझ में आ गई होगी कि बेसिकली हमें कैसी देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा हम लोग फैक्चुअल डिटेल के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग एशिया में जितने भी हमारे सी हैं उनके बारे में अगर बात करें तो देखो, हालांकि ये हम लोग आगे अभी जब हम लोग 1 बाय 1 करके बात करेंगे तो उसमें फिर से डिस्कशन करेंगे ही, मैप को साथ ले करके करेंगे। लेकिन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं, इस ओवरव्यू को अगर देखें तो बेरिंग स्ट्रेट के अगर हम लोग साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर हमें बेरिंग सी देखने को मिल जाती है। ये हमारा जो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, ये हमारी बेरिंग स्ट्रेट है इन दोनों के बीच में, और यहीं पर हम लोगों को बेरिंग सी भी देखने को मिल जाती है। सेम नाम से है, बेरिंग नाम से ही यहाँ पर है। इसके अलावा जापान के पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें सी ऑफ ओकोटस्क देखने को मिलती है, जो कामचटका पेनिनसुला के हमारे पास में ही है। तो कामचटका पेनिनसुला वो यहीं पर शट होता है, बंद होता है, और यहीं से फिर अल्टीमेटली सी ऑफ ओकोटस्क शुरू हो जाती है।
ये वही एरिया है जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और फिर जापान के बीच में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग सी ऑफ जापान के बाद येलो सी देख सकते हैं। ये जो येलो सी होती है वो प्राइमरली जो हुआंगहू नदी है, या फिर जिसको हम लोग येलो रिवर भी बोलते हैं अब, क्योंकि इसमें लोयस के मैदान की वजह से जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं ये पीले पीले हो जाते हैं, और इसी वजह से नदी भी पीली नदी येलो रिवर देखने को मिल जाती है। और इसी के बेसिस पर यहाँ पर येलो सी भी नाम रख दिया गया है, क्योंकि ये लोयस की जो मैदान है येलोइश बेसिकली देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद से हमारे पास अगर देखेंगे चाइना के पास में ही यहाँ हमारे लोकेशन जो होता है ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सी देखने को मिल जाती है। साउथ चाइना सी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मिनरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम एंड द ट्रेड रूट। इसके अलावा गल्फ ऑफ ओमान हो गया, इसके अलावा पर्शियन गल्फ हो गया, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये रास्ता प्रोवाइड किए हुए हैं, दे आर द वेज, जो कि हमारी अरेबिया और ईरान के बीच में एक इनलेट के तौर पे काम करती है। इसके अलावा सुएज कनाल की तरफ में आ जाओ, सुएज कनाल जो कि इस्थमस ऑफ जो सुएज है इसी के ऊपर में बिल्डअप किया गया है, और ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ देती है, जो हमारे लिए ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए आप लोगों के पास में जो प्रिंट आउट रहेगी, मान लो ये प्रिंट आउट आपने ले लिया है, तो ये हम लोग आगे जा करके इसकी लोकेशन जो है मैप में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा भी मैंने स्किप इसलिए कर रखा है क्योंकि अभी हम लोगों को आगे डिस्कशन करना है इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में ही। इन सभी के ऊपर में हम लोग इसकी इसकी जो जोग्राफिक इंपॉर्टेंस है, जियो स्पेशियल इंपॉर्टेंस है, या फिर जो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब थोड़ा सा एशिया को डिटेल में अगर हमें डिस्कस करना है देन ऑब्वियसली वी नीड टू डिवाइड, वी हैव टू क्लासीफाई इट। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस पूरे डिवीज़न के बारे में बात करें तो एशिया को हम लोग इस तरीके से 6 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। 6 क्या, इनफैक्ट 7 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एक पार्ट आ जाता है जो हमारा नॉर्थ एशिया का है। अब इस नॉर्थ एशिया में अगर देखेंगे तो प्राइमरली ये सोवियत एशिया कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरली सोवियत यूनियन ही है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो सोवियत है जिसको हम लोग आज की डेट में रशिया बोलते हैं, ये रशिया एक्चुअली इसकी राजधानी चूँकि यहाँ पर यूरोप में है, और ये जो हमारी राजधानी मतलब रशिया की राजधानी जो मॉस्को है, ये मॉस्को यूरोप में पड़ती है। तो जिसकी राजधानी, जिसकी भी कैपिटल जिस कॉन्टिनेंट में पड़ती है वहीं उस कॉन्टिनेंट को माना जाता है। तो ये बात तो चलो ठीक है, हम लोग रशिया बोल दे रहे हैं, बट एक्चुअल में दिस इज सोवियत एशिया। और ये सोवियत एशिया की जो राजधानी है वो मॉस्को में है और ये यूरोप में पड़ता है, इसलिए ध्यान रखिएगा बस, ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने के लिए इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद सेंट्रल एशिया का पार्ट आ जाता है। सेंट्रल एशिया जिसमें हमारे पास किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, क्या नाम है, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है। तो हमारे पास में ये 5-6 कंट्रीज़ का एक ग्रुप आ जाता है जो हमारी सेंट्रल एशिया कहलाती है। फिर इसके बाद से ईस्ट एशिया आती है। ईस्ट एशिया में चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये कंट्रीज़ आ जाती हैं। साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिर इसके बाद से मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर, तमाम कंट्रीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। हमारे पास पहले 10 होती थी, अब ये टोटल 11 कंट्रीज़ हो चुकी हैं। रिसेंट में आसियान में अभी एक नई कंट्री जुड़ी हुई है, दैट इज़ द ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर जो है ये हमें देखने को मिल जा रही है। साउथ एशिया में इसी तरीके से आ जाओगे, सो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, फिर इधर आ जाओगे तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, और फिर यहीं पर हमारे पास में मालदीव्स भी देखने को मिल जाती है। फिर हमारे पास वेस्ट एशिया का पार्ट आ जाएगा। वेस्ट एशिया में जिसको हम लोग मिडिल एशिया भी बोलते हैं, सो ये हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिए और इसी को 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। एक बार जरा क्विकली यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा साउथ वेस्ट एशिया जिसको हम लोग मिडिल एशिया भी बोलते हैं या फिर मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर प्राइमरली हमारे पास में जितने भी ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज़ हैं ये सब हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से सदर्न एशिया में आ जाओगे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जो कि हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहलाता है। साउथ ईस्ट एशिया में आ जाओगे तो मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, इसके अलावा जो होता है वियतनाम, फिलीपींस, तमाम कंट्रीज़ हैं। 1 बाय 1 करके बात करेंगे। ईस्ट एशिया में आ जाओगे तो चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, फिर उसके बाद से नदर्न एशिया में आ जाओगे तो सोवियत रशिया वाला पार्ट हो गया, और फिर उसके बाद से एक हाई एशिया भी बोला जाता है। हाई एशिया एक्चुअली इसकी एल्टीट्यूड की वजह से बोला जाता है। अब इसकी जो एल्टीट्यूड है वो प्राइमरली हम लोगों को जैसे तिब्बत हो गया, सीकियांग हो गया, या जो मंगोलिया का पार्ट है ये इस हाई एशिया में कन्वर्ट या हाई एशिया में कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये हाई इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो एल्टीट्यूड है वो रिलेटिवली काफ़ी हाई हमें देखने को मिल जाती है। कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप लोगों को बस एक बार गो थ्रू कर लेना है, बस दिमाग में रखना है, ऐसा कुछ इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अ कॉमन वे यू कैन से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट इसकी जो डाइवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। जैसे अगर मैं रिलीफ के बारे में अगर बात करूँ तो देखो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ द माउंट एवरेस्ट, वो हमारा एशिया में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा कई और पीक हैं, टोटल यहाँ पर 13 ऐसे पीक्स हैं जो कि काफ़ी हाइट पे हमें देखने को मिलते हैं, और इस 13 पीक्स में मैक्सिमम हमें एशिया के देखने को मिल जाते हैं। बाकी के जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और बाकी की जो कंट्रीज़ हैं इसके भी देखने को मिल जाते हैं।
दिस इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर हम लोग देखें तो डेड सी भी जो है ये हमारा लोवेस्ट पार्ट देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत सारे हम लोगों को ट्रेंच या फिर जो हमारे पास में रिजेस होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं, जैसे चैलेंजर डीप रिज हो गया या फिर मरियाना ट्रेंच हो गया। तमाम तरीके के रिजेस और जो हमारे पास में ट्रेंचेस वगैरह होती हैं उनको भी हम लोगों को डिस्कशन करना है, जो कि हम लोग फिजियोग्राफी पार्ट में करेंगे। पहले हम लोग जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, और फिर हम लोग जो फिजियोग्राफी है, ड्रेनेज है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, रिसोर्स है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर अगर हम लोग इसके क्लाइमेट के बारे में बात करें तो देखो, एक तरफ जहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बाद टेम्परेट, फ्रिजिड, हर तरीके के क्लाइमेट देखने को मिल जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर हमें लोवेस्ट यानी कि जो सबसे कम टेम्परेचर है वो हमें वर्खोयांस्क में देखने को मिलती है, जो कि साइबेरिया में है। अगर हम लोग रशिया के पार्ट की बात करें तो ये ईस्ट रशिया के पार्ट में पड़ता है, जो कि आगे डिस्कशन करेंगे ही। यहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री तक चला जाता है। और वही अगर गर्म प्लेस के बारे में बात करेंगे, सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर जो नोट किया गया है वो इजराइल का एक एरिया जिसका नाम है तेरात तिजवी। ये जो तेरात तिजवी का एरिया है, हॉटेस्ट टेम्परेचर लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक यहाँ पर ये नोट किया गया है। वेटेस्ट प्लेस अगर बात करें तो इंडिया में पड़ता है, दैट इज़ द चेरापूंजी एंड मौसिम नाम, जहाँ पर जो हमारी रेनफॉल होती है वो 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा साल भर में देखने को मिल जाती है। ये सब हमारी मेघालय में है, ऑलरेडी इसके बारे में पता ही है। डेजर्ट एरियाज़ भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं। पूरा का पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है वो हमारा पूरा डेजर्ट कहलाता है, देखा जाता है, और ये कंटिन्यूसली स्प्रेड भी हो रहा है, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट या कह लो कि ये कहीं ना कहीं जो होता है हमारे लिए टेंशन भी बना हुआ है। वेजिटेशन देखेंगे तो यहाँ पर हर तरीके की वेजिटेशन देखने को मिल जाती है, इंक्लूडिंग डेजर्ट वेजिटेशन एंड इक्वेटोरियल वेजिटेशन। अगर आप देखेंगे, क्योंकि क्लाइमेट का यहाँ पर अच्छा खासा डाइवर्सिटी है, मतलब डाइवर्सिटी इस कदर है कि इक्वेटोरियल से लेकर के ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फ्रिजिड, हर तरीके के अगर मुझे यहाँ पर क्लाइमेट मिल रहे हैं, देन ऑब्वियसली हमें हर तरीके का वेजिटेशन भी मिलेगा। जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है ये हम लोगों को मलेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और वही अगर बैरन वेस्टलैंड के बारे में बात करोगे तो हॉट डेजर्ट हमें जो अरेबियन पेनिनसुला या थार डेजर्ट है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। टेम्परेट डेजर्ट इसी तरीके से हमें गोबी डेजर्ट में, आइस डेजर्ट हम लोगों को आर्कटिक शोर में देखने को मिल जाती है। मतलब जो सीरीज़ ऑफ जो हमारे पास में लैंडफॉर्म्स होती हैं, सीरीज़ ऑफ जो हमारे पास में एक फिजियोग्राफी हो सकती है, हर तरीके की फिजियोग्राफी देखने को मिल जाती है। रिवर्स में आ जाओगे तो एशिया जो है वो सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड माइटिएस्ट रिवर देखने को मिलती है, जैसे गंगा रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई, साल्वीन नदी हो गई। ठीक है, हमारे पास में इस तरीके से तमाम तरीके की नदी देखने को मिल जाती है। लेक्स में आ जाओगे तो अगेन यहाँ पर वर्ल्ड की जो सॉल्टेस्ट लेक है, लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है, वो हमें देखने को मिल जाती है, कैस्पियन सी हो गया। फ्रेश लेक भी देखने को मिल जाती है, जैसे लेक बैकाल वगैरह हो गया। तो तमाम हमारे पास में यहाँ पर लेक्स की भी प्रॉपर्टीज़ है, 1 बाय 1 करके अगेन हम लोगों को डिस्कशन करना है। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है। रिलीजन में आ जाओगे इसी तरीके से। तो अगर हम लोग रिलीजन के बारे में बात करें तो एशिया जो है वो जितने भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट रिलीजन आज की डेट में उसकी बर्थ प्लेस भी कही जाती है, चाहे वो जुडाइज़म हो गया या फिर क्रिश्चियनिटी हो गई या इस्लाम हो गया या फिर हमारी जो हिंदुइज़्म है ये भी। चाइनीज़ में जो कन्फ्यूशियनिज्म है या फिर जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ये सभी के सभी जो होता है अल्टीमेटली हमें इसी रिलीजन, मतलब यही जो पूरा का पूरा एरिया है इसी एशिया में ही देखने को मिल जाता है। हाँ, अलग अलग रीजन जरूर हो सकते हैं लेकिन है सारे के सारे एशिया में ही। इनफैक्ट हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या चाइनीज़ की जो ह्वांग सिविलाइजेशन हो, जितने भी तरीके की हमें सिविलाइजेशन देखने को मिल रही है मैक्सिमम अगेन हम लोगों को एशिया में ही देखने को मिल रही है। अगर हम लोग पीपल के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ में जो डेमोग्राफी है हर तरीके की देखने को मिल जाती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द जो प्रिमिटिव है एंड गोइंग टू द एडवांस लेवल, जो भी पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है वो सब। एक तरफ जो जापान के लोग हैं यहाँ पर इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कह लो कि हेल्दी लाइफ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे अफगानिस्तान वगैरह हो गया, यहाँ पर अभी भी लीस्ट डेवलपमेंट देखने को मिल जाते हैं एंड पीपल आर स्टिल लिविंग इन द विलेजेस। हमें कई तरीके के नोमैटिक लोग भी देखने को मिल जाते हैं मंगोलिया में या फिर अदर पार्ट ऑफ द एशिया में। इट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन जावा एंड येट डेड हार्ट ऑफ द साइबेरिया इन रशिया। दोनों तरीके की पॉपुलेशन है, जैसे हम लोगों ने डेमोग्राफी के बारे में भी जस्ट डिस्कस ही किया है कि हमारे पास में हाईएस्ट डेंसिटी पॉइंट या जो लोवेस्ट डेंसिटी पॉइंट है दोनों ही यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर वाइज भी अगर देखें तो इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स एडवांसमेंट। जैसे अगर इंडिया और चाइना में देखेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अब आज की डेट में धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है। अगर हम चाइना में देखें तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन इंडिया भी कहीं ना कहीं जो होता है फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। और इसी का कारण है कि हमें धीरे धीरे फूड गैदरिंग वगैरह करने के लिए कई सारे हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और अलग अलग तरीके की चीज़ें भी करनी पड़ जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे पास अभी भी अलग अलग तरीके के ट्राइब्स हैं, जैसे ऑन्जस ट्राइब हो गए, नॉर्थ सेंटिनल्स वगैरह हो गए, दे आर स्टिल यू कैन से स्टिल प्रैक्टिसिंग फूड गैदरिंग। आज भी जो वो प्रिमिटिव टेक्निक्स वगैरह होती हैं उसी प्रिमिटिव टेक्निक को ही ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब अगेन एक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल जाती है।
लैंग्वेज को लेकर के अगर बात किया जाए, सो लैंग्वेज भी यहाँ पर कई तरीके की हैं, अलग अलग जो यहाँ पर क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं, जैसे टामिलियंस हो गई जो हमारी द्रविडियन है, या जापानीज़ हो गई, चाइनीज़ हो गई, अरबिक हो गई। ये सारी अलग अलग तरीके की हमें लैंग्वेज फैमिली भी देखने को मिल जाती है और अलग अलग लैंग्वेजेस भी यहाँ पर आ जाती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा एशिया का कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट होती है। यहाँ पर कई तरीके के कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज़ एक्सट्रीम, अगर हम लोग देखें हर पॉइंट में देखने को मिल जाती है, चाहे वो हमारी फिजियोग्राफी हो, कल्चर हो, लैंग्वेज हो, या फिर यहाँ पर होने वाली जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज वगैरह हैं उन सबको भी लेकर के अगर बात करते हैं। तो अब हम लोग जरा वन बाय वन करके डिटेल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा आज का एजेंडा है, दैट इज़ साउथ एशिया। साउथ एशिया की जो डिटेलिंग है, पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। थोड़े थोड़े यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, उनके बेसिक आइडियाज़, थोड़े थोड़े यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इन सबको भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये भी आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई सारे ऐसे यहाँ पर सिटीज़ हैं, रीजन हैं, जो आप लोगों से मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जा करके थोड़ी सी इसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके बारे में भी बात करें। हालांकि देखिए, मैप का एक ऐसा कह सकते हैं कि डिस्कशन है जिसमें हम लोग पूरी सिविल की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री है। मतलब हर तरीके के यहाँ पर डिस्कशन किए जाते हैं। क्योंकि हमारा अभी का जो फोकस एरिया है वो प्रीलिम्स बेस्ड है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग डाइवर्ट नहीं होंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लोग आइडिया डिस्कस करेंगे, उतना जितना हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि हम लोग बाद में अगर टाइम रहेगा तो हम लोग सेम यही डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। लेकिन अभी फिलहाल मेरा जो फोकस रहेगा वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के ही रहेगा। तो अब हम लोग जरा एशिया के हम लोग साउथ पार्ट में जरा चलते हैं, और इस साउथ पार्ट में हम लोग जरा ओवरव्यू देख लेते हैं। इस साउथ पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल हमारे पास में 8 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं जो इस साउथ एशिया के पार्ट को बनाती हैं, जिसमें से एक हमारे पास में स्टार्ट होती है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और फिर यहीं पर एक और कंट्री है दैट इज़ म्यांमार। मैंने म्यांमार को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में उसको इंक्लूड करके तब हम लोग आगे बात कर लेंगे। फिलहाल अभी लेकिन ध्यान रखना है, साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार एक्चुअली नहीं आता है। यहाँ पर चूंकि सार्क का पार्ट नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। अदरवाइज जो म्यांमार है ये साउथ एशिया में ही कंसीडर किया जाता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। थोड़ा सा अगर हम लोग इन कंट्रीज़ के कुछ बेसिक डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जैसे देखो, इंडिया की जो कैपिटल है दुनिया को पता होगी कि न्यू दिल्ली है। यहाँ पर कुछ एक मेजर इंपॉर्टेंट ट्राइब जैसे कि गोंड हो गया, भील हो गया, सांथाल हो गया, मुंडा हो गया, उरान हो गया, नागा, खासी, गारो, टोडा और इरूला ट्राइब, ये मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्राइब लिख दिया है। हालांकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में इसके खैर डिटेलिंग के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। अगर लैंग्वेजेस को देखें तो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़ा, मतलब यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस में देखेंगे तो देयर आर सो मच ऑफ द डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और यहाँ की जो करेंसी है वो इंडियन रुपी है, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान का जन्म हुआ था 1947 में। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, और फिर यहाँ पर कई सारे प्रोविंसेस देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बलूच प्रोविंस में जो है वो बलूच बोली जाती है, पख्तून बोली जाती है, सिंधी, पंजाबी, इसके अलावा ब्राहुई और कलाश, ये अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस होती है। ये एक्चुअली थोड़ा नाम इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ी लैंग्वेज और यहाँ पर जो आसपास में होने वाले जो करेंसीज़ हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये तो देखो, ये मैंने लैंग्वेज नहीं है, ये बेसिकली जो होती है ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स बेसिकली हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं, और इसी से रिलेटेड हमारे पास में लैंग्वेजेस वगैरह भी बोली जाती हैं। जैसे उर्दू लैंग्वेज इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश हो गया, पंजाबी हो गया, सिंधी हो गया, पश्तो लैंग्वेज हो गई, और इसके अलावा जो बलोच लोग होते हैं वो बलोची भाषा बोलते हैं। इनका जो करेंसी है वो बेसिकली पाकिस्तानी रुपए आ जाता है। मतलब सब कुछ कॉपी अपना ही कर रखे हैं, लेकिन बस ये है कि अपना चला नहीं पा रहे हैं बेचारे। बांग्लादेश का जो जन्म होता है वो 1971 में होता है, इंडिया की मदद से होता है। इसकी राजधानी बनाई जाती है ढाका। यहाँ पर हमारे पास में कई सारी ट्राइब अगेन है, जैसे चकमा ट्राइब हो गई, मरमा हो गया, संटाल हो गया, या फिर ये संथाल नहीं है, संटाल है, ठीक है, ये गारो हो गया, खासी हो गया। लैंग्वेज जो है प्राइमरली यहाँ पर भी बंगाली, दैट इज़ अ बांग्ला लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है दैट इज़ ऑफ BDT। BDT का मतलब है बांग्लादेशी टका, ये ध्यान रखना है करेंसी को लेकर के। श्रीलंका में अगर बात करेंगे तो इन्होंने तो खैर कई बार राजधानियां बदली हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में श्री जयवर्धन पुडे कोट्टे ये जो है इसकी राजधानी है। इसके अगर हम लोग ट्राइब के बारे में बात करें
तो यहाँ पर सिंघलीज हैं, इसके अलावा श्रीलंकन तमिल्स हैं, इंडियन तमिल्स हैं और विद्या ट्राइब है। विद्या ट्राइब ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनकी जो अगर हम लोग भाषा के बारे में बात करेंगे तो दो भाषा है यहाँ पर, सिंघला और दूसरा जो है वो तमिल है। ये सिंघला और तमिल इन्हीं भाषाओं की वजह से ही फिर अल्टीमेटली हमें श्रीलंका में क्राइसिस सिचुएशन भी देखने को मिली थी। यहाँ पर लिट्टे ग्रुप जो होता है वो एक्टिव हुआ था, तो हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। फिर इसके बाद से यहाँ पर जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रूपी। इन्होंने भी सेम वही रुपया अपना वाला ही कॉपी किया है। मतलब एशिया साइड में, साउथ एशिया में देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पर रुपया ही चलता है, लेकिन करेंसी अलग अलग है। नेपाल में आ जाओगे तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स जैसे कि शेरपा ट्राइब हो गया, या तमांग हो गया, गुरोंग हो गया, थारू हो गया, मगर हो गया, राय हो गया, लिंबू हो गया, श्रेष्ठ हो गया, कई सारी ट्राइब यहाँ पर रहती है। यहाँ पर जो शेरपा ट्राइब है ये वही ट्राइब है जो बेसिकली माउंट एवरेस्ट को फतह करते हैं। माउंट एवरेस्ट के लिए ये लोग शेरपा बनते हैं बेसिकली। अगर कभी आप माउंट एवरेस्ट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आपको पहले लुकला एयरपोर्ट पे ले जाया जाएगा। वर्ल्ड का सबसे जो कह सकते हो डेंजरस एयरपोर्ट होता है वो लुकला एयरपोर्ट जो कि नेपाल में है, और इसके अलावा पारो एयरपोर्ट जो कि भूटान में। यही दो एयरपोर्ट प्राइमरली है, बाकी सारे नॉर्मल से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर लुकला को देखें, सुपर 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 डेंजरस। यहाँ पर आए दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लाइट क्रैश वगैरह होती हैं। कुछ एक फ़्लाइट है जो थोड़ी सेफली चलती हैं, अदरवाइज मैक्सिमम ट्राइब यहाँ जो फ्लाइट्स हैं वो क्रैश ही होती हैं। और आपको लगभग हर 2 साल 3 साल पे, या मतलब कई बार तो साल भर के अंदर अंदर में ही कई बार आप लोगों को यहाँ पर जो है एक्सीडेंट वगैरह की खबर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें लैंग्वेज क्या बोली जाती है, तो यहाँ पर भी देखो लैंग्वेज वैसे कई सारी है, जैसे नेपाली लैंग्वेज हो गया। फिर इसी तरीके से अगर आप काठमांडू वगैरह में या पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर अलग लैंग्वेज बोली जाती है। कई तरीके की यहाँ पर भी जो होता है थकाली वगैरह, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। इनकी करेंसी भी अगर बात करेंगे तो नेपाली रुपया देखने को मिल जाती है जो कि इंडिया के साथ में पैक्ड है। भूटान के बारे में आ जाओगे तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अलग अलग ट्राइब्स हैं, जैसे कि यहाँ पर नगलोप ट्राइब हो गई, या फिर इसी तरीके से शाचोप ट्राइब हो गई, या फिर लोत्साम्पा ट्राइब हो गई। ये सब बुद्धिज़्म बेसिकली है, तो बुद्धिस्ट यहाँ पर नाम थोड़े देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप आइडिया रखेंगे काफ़ी हद तक आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होती है वो बेसिकली नज़रों का खेल होता है। नज़रों में स्पेलिंग होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेलिंग याद हो, बस आपको रिकॉग्नाइज करने की पावर होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। यहाँ पर अगर इसकी भाषा के बारे में बात करें तो जोंखा बेसिकली इनकी भाषा है, और इनकी जो करेंसी है वो बीटीएन चलती है। जैसे इस गुल्टर्म इनकी यहाँ पर जो है वो करेंसी है, थोड़ी अलग है बीटीएन, लेकिन ये है कि ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर हमारे पास मालदीव हो जाती है। मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर माली आ जाएगा। माली प्लस इसके अलावा यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं दे आर मालदीवियन ट्राइब, या फिर इसी को दिवेही ट्राइब भी बोला जाता है। दिवेही इनकी भाषा बोली जाती है, और मालदीवियन रुफिया ये जो है उनकी करेंसी है। अफगानिस्तान में आ जाओगे तो काबुल है, यहाँ पर पश्तून हो गया, तजिक हो गया, हज़रा हो गए, उज्बेक हो गए, तुर्कमन हो गए, ये सब इनकी ट्राइब्स हैं। पश्तो और दारी इनकी भाषा है, और अफ़गान या फिर अफ़गानी जो है यहाँ पर इनकी करेंसी चलती है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया कि हमारे पास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब इंडिया में अगर बात करेंगे तो रिलीजन वाइज अगर बात करते हैं तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, और ये सेक्युलर है बेसिकली। पाकिस्तान पे आ जाओगे तो ये इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर बांग्लादेश में आ जाओगे, ये भी एक इस्लामिक कंट्री है। श्रीलंका में आ जाओगे तो ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है, हालांकि सेक्युलर इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिया है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है वैसे तो, लेकिन इन्होंने भी अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर करके रखा है। बुद्धिज़्म जो होती है वो भूटान में चलती है। प्लस मालदीव में आ जाओगे तो अगेन ये भी एक इस्लामिक कंट्री है। अफगानिस्तान में आ जाओगे तो ये भी एक इस्लामिक कंट्री है। थोड़ा सा इनके बारे में इसलिए यहाँ पर बता दिया गया है कि दिमागी रूप से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे कि किस तरीके की कंडीशन कहाँ पर है। अब हम लोग वन बाय वन करके जरा कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे, और थोड़ी मोड़ी जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके पास में एटलस है तो आप एटलस अपने सामने रख लेना, और जो जो यहाँ पर मार्किंग्स की जा रही है उन मार्किंग को याद कर लेना है, उसी में मार्क कर लेना है। या फिर आप प्रिंट आउट लेकर के सिंपली यहाँ पर जो पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं, क्योंकि प्रिंट आउट लेने में हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जो यहाँ पर मार्किंग की गई है उसकी फॉन्ट साइज छोटी ज़्यादा हो, तो आप लोग लिख लीजिएगा। हालांकि मैंने कोशिश की है मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन कर देने की, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना टाइम यूटिलाइज़ करें केवल और केवल रिवीजन पॉइंट करने के लिए या फिर रट्टा मारने के लिए। लेकिन फिर भी चलो ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग जरा बात करते हैं श्रीलंका के ऊपर में। श्रीलंका में अगर देखेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन आता है इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो एक पॉइंट है, बेसिकली कनेक्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये देखो इंडिया यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो कनेक्शन पॉइंट है, इंडिया के साइड में धनुषकोटी बोला जाता है, और फिर वही आगे जा करके राम सेतु, हमारे इंडियन हम सब लोग राम सेतु बोलते हैं, और वही बाकी के जो लोग हैं वो इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। ये दोनों जो बेसिकली आपस में कनेक्ट कर रहा है ये एक स्थमस का पार्ट है। स्थमस बेसिकली एक छोटा सा लैंडमास होता है जो कि समुद्र के रास्ते अलग हो, मतलब समुद्र, दो समुद्रों को अलग अलग कर रहा होता है बेसिकली।
अब यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक तरफ हमारे पास में गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिल जाती है, इस साइड में आ जाओगे तो एक तरफ हमारे पास में गल्फ ऑफ मन्नार है और दूसरे साइड में हमारे पास पाक स्ट्रेट देखने को मिल जाती है, और फिर पाक बे इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इन दोनों को जो अलग करने वाली लाइन है दैट इज़ द पाक स्ट्रेट। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये पाक स्ट्रेट बेसिकली बंदे का नाम है, उसी के नाम पर बना था, और ये अलग कर रही है पाक स्ट्रेट और जो गल्फ ऑफ मन्नार है इसको। ये हो गया बेसिकली जो हमारा ये वाला पार्ट था। तो ये वाला पार्ट जो है वो ध्यान रखना है। हालांकि ये जो राम सेतु वाला पार्ट है ये अपना एक अलग डिस्कशन है, ये अपना एक अलग कहानी है। नासा ने भी इस पर अपना जो है रिपोर्ट दिया था, फिर ये बोला था कि एक शोल के फॉर्मेट में है। कुछ एक लोगों का कहना था नहीं, इससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, और इस वजह से इन्होंने भी रिपोर्ट दिया था कि नहीं यहाँ पर राम सेतु है। तो जो भी कहानी है, कहानी यहाँ पर कुल मिलाकर के ये है कि इस एरिया से हम कभी भी ट्रेड रूट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा जो एरिया है बहुत पवित्र एरिया माना जाता है, और यहाँ पर शिप्स नहीं निकल पाती हैं ज़्यादा, मतलब यहाँ पर डीप यहाँ पर ओशियन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शोल्स हैं। और अगर मान लेते हैं हमने कट डाउन वगैरह करते हैं तो राम सेतु यहाँ पर जो है वो डैमेज हो सकता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि नहीं यहाँ से नहीं। तो जब भी मान लो कोई भी शिप वगैरह जाती है तो इंडिया में पूरा ऐसे 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 होते हुए फिर इधर से निकलती है, तो श्रीलंका के देखो पूरा साउथ से जाती है। और इसी चीज़ को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने देखा, और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने देखने के बाद में ये जो हम्बन टोटा पोर्ट है, यहीं पर देखो साउथ में हम्बन टोटा पोर्ट है, यहाँ पर चाइनीज़ ने फिर श्रीलंका को बोला कि चलो ठीक है तुम हमसे लोन ले लो, और लोन लेकर के फिर अल्टीमेटली अपना हम्बन टोटा पोर्ट डेवलप कर लो। ये बेसिकली बनाया जाना था पोर्ट ऑन कॉल। पोर्ट ऑन कॉल का मतलब होता है जिस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं पेट्रोल पंप बीच में पड़ते हैं, या फिर आप देखेंगे हाईवे वगैरह पे मोटल होटल है ना, तमाम यहाँ पर रेस्टिंग पॉइंट बने होते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर पोर्ट ऑफ कॉल होता है, पोर्ट ऑन कॉल होता है। अगर हम लोग ओशियन में देखते हैं तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आप रुक करके तेल भरवा सकते हैं, फ्यूलिंग कर सकते हैं, थोड़ी मोड़ी यहाँ पर अगर आप अनलोडिंग लोडिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली इंटरमीडियरी स्टेशन, आई वुड से इंटरमीडियरी स्टेशन के तरीके से होता है। लेकिन हालांकि ये लोन इन्होंने पे नहीं कर पाए, और चूंकि पे नहीं कर पाए हैं तो चाइना ने फिर अपना इसको जो है अपना हब बना दिया। 99 ईयर्स के लिए लीज पर इनको मिल चुका है, जहाँ पर ये पूरी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मिलिट्री एक्टिविटी। तो ये हम लोगों ने जो हमारा हम्बन टोटा पोर्ट है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब इस पूरे श्रीलंका में अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका को यहाँ पर हम लोग बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो है वो नॉर्दर्न पार्ट है, दूसरा पार्ट है नॉर्थ सेंट्रल पार्ट, फिर है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, फिर है जो सेंट्रल पार्ट है, फिर ईस्टर्न पार्ट है, साउथ पार्ट है, और फिर वेस्टर्न पार्ट है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोर देन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। 7 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इस 7 पार्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा एरिया जिसमें हमारा जाफना, पॉइंट पेड्रो ये देखने को मिल रहा है। ये जो जाफना और पॉइंट पेड्रो का एरिया है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये पॉइंट पेड्रो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इंडिया ने इसे स्ट्रैटेजिक रिजर्व के तौर पर, यहाँ पर ट्रिंकमाली एक एरिया पड़ता है, ट्रिंकमाली रीजन पे ही यहाँ पर इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना करके रखा हुआ है। ये जो जाफना रीजन है बेसिकली LTTE, ये लिट्टे ग्रुप जो हुआ करता था, इस लिट्टे ग्रुप का बेसिकली हब हुआ करता था। लिट्टे ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात किया जाए, ग्लोबल लेवल पर बात किया जाए, अभी तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था। अब इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर जो है जो प्रभाकरण थे उनको मतलब जो है डिक्लाइन कर दिया गया, उनको जो है एलिमिनेट किया जा चुका है, और चूंकि एलिमिनेट किया जा चुका है तो लिट्टे ग्रुप अब काम नहीं करता है। लेकिन इसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री की भी डेथ हो गई थी। ये जो लिट्टे ग्रुप है, ये जो जाफना पूरा एक बेसिकली कह लो कि एक सेपरेट टेरिटरी के फॉर्मेट में है। ये जो जाफना है और जो मेन लाइन श्रीलंका है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसका नाम है एलिफेंटा पास। ये आप लोग ध्यान रखेंगे एलिफेंटा पास के बारे में। तो हम लोगों ने एक तरफ धनुषकोटी वाला बात कर लिया, और दूसरा हम लोगों ने जो श्रीलंका का जो नॉर्दर्न टेरिटरी है उसके बारे में बात किया। अब यहाँ पर अगर देखें तो कई सारे हमारे पास में रिजर्व्स हैं, जैसे ट्रिंकमाली हम लोगों ने बात कर ही लिया कि हमारा पॉइंट ऑफ रिजर्व है, जहाँ पर हम लोगों ने अपना पेट्रोलियम रिजर्व बना करके रखा हुआ है। मतलब कल को अगर कोई डिजास्टर वगैरह आ जाती है इंडिया में तो हमारा सारा का सारा पेट्रोल जो होता है वो ख़राब हो सकता है, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पर मतलब हमारा रिसोर्स है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ में भी जा करके रिजर्व्स बना करके रखे होते हैं, जिसमें से श्रीलंका में ट्रिंकमाली हम लोगों ने बना करके रखा है। अब जरा बात करते हैं इनके जो कैपिटल है, इनका जो कैपिटल है कई बार बदला था। श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो सीलोन है। सीलोन में यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो चोल गवर्नमेंट यहाँ पर जब काम करती थी, चोल गवर्नमेंट जब हमारे यहाँ पर इंडिया में थी, तो चोल गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर राज हुआ करते थे। राज के बाद राजेंद्र चोल हुआ करते थे, और इन लोगों ने श्रीलंका को पूरा जीत लिया था। श्रीलंका को जीतने के बाद इन लोगों ने राजधानी जो है वो अनुराधापुर पहले बनाई थी। तो पहले राजधानी जो हुआ करती थी वो अनुराधापुर हुआ करती थी, और ये बात मैं कर रहा हूँ लगभग 1000 AD के आसपास में। फिर उसके बाद से जब आज़ाद होता है तो उस समय इसकी राजधानी कैंडी बना दी जाती है। कैंडी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है।
फिर उसके बाद से इसकी राजधानी कोलंबो शिफ्ट कर दी जाती है। कोलंबो आ गया जो वेस्टर्न वाले साइड में है। और फिर अभी रिसेंट में ही इन लोगों ने अपना राजधानी बदला है, श्री जयवर्धनपुरे कुट्टा, यहाँ पर जो होता है इन लोगों ने अपनी जो है राजधानी शिफ्ट कर दी है। तो इनकी राजधानी वगैरह के बारे में बात लेंगे तो ये आइडिया देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने इनकी जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है, इनके बारे में हम लोगों ने बात किया है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने हम्बनटोटा का जो पोर्ट है, उस हम्बनटोटा के पोर्ट के बारे में बात कर लिया। अगर हम लोग श्रीलंका के बारे में देखें तो अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया है कि देखो यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर चूंकि राम सेतु है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, इसलिए जितना भी यहाँ पर ट्रेड होती है वो सारा का सारा ये श्रीलंका के साइड से ही होकर के जाता है। लेकिन श्रीलंका के साइड से होकर के जाता है तो हम्बनटोटा यहाँ पर जो है वो शिप्स वगैरह रुकती नहीं है। कारण उसके पीछे एक्चुअली ये है, यहाँ पर जब शिप यहाँ से निकल जाती है तो फिर अल्टीमेटली आगे इनके पास में लोकेशन सिंगापुर मिल जाती है। नॉर्मली लोग यहाँ पर अब रुक करके कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि एक मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया ना कि अब आगे जा करके 15 किलोमीटर पे मेरी लोकेशन ही अगर मिल रही होती है, अगर आप मान लो ड्राइविंग कर रहे हो 15 किलोमीटर पे जब आप लोगों का लोकेशन मिल रहा होता है तो आप कहते हैं क्या ही अब चाय पीने के लिए रुकें, चलो अब सीधे जो होता है लोकेशन पर ही रुका जाएगा। और यही रीज़न है कि यहाँ पर हम्बनटोटा जो है वो काम नहीं किया। हम्बनटोटा का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई थी, एयरपोर्ट बनाया गया था बढ़िया एकदम, मतलब एक पोर्ट ऑन कॉल जो होना चाहिए वेल इस्टेब्लिश्ड वो बनाया गया था। लेकिन अगर इसको देखें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट। अब इसकी सिग्निफिकेंस हम लोगों ने जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो तो हम लोगों ने देखी ली कि देखो इसकी जो है ट्रेड वाइज अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो है इसकी जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। देखो अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओशियन में श्रीलंका के प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और श्रीलंका की जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक चिंताजनक हो जाती है। अगर मान लो यहाँ पर जैसे चाइना ने आकर के कब्जा करके रखा हुआ है, यहाँ पर मिलिट्री इनकी जो है घूम रही है, इनकी जो नौसेना है वो घूम रही है, तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन में अब मिलिटराइजेशन हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन में चाइना जो है अपनी जो डोमिनेशन है वो स्टार्ट कर चुका है, और ये डोमिनेशन वही सेम जैसे साउथ चाइना सी में हमें देखने को मिलती है वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो सकता है पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। तीसरी जो चीज़ है वो है इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। अब चूंकि यहाँ पर अगर श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका में तमिलियंस भी रहते हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इस तमिलियंस की इंडिया के साथ में अगर देखें तो एक कल्चरल जो है वो एसिमिलेशंस है, कल्चरल एक कनेक्टिविटी है। तो चूंकि हमारे यहाँ जैसे एक ये जो हम्बनटोटा वाली कहानी है, दिस कुड हैव डेवलप्ड इन तमिलनाडु ऑल्सो, तमिलनाडु में भी हो सकती थी, लेकिन फिर वही केस इन श्रीलंका और जो तमिलियंस हैं इन दोनों के बीच में जो थोड़ी टसल है, इसकी वजह से ही फिर फाइनली यहाँ पर तमिलनाडु में ना डेवलप करके फिर ये डेवलपमेंट हुई थी जो यहाँ हम्बनटोटा में हो रखी है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना, इंडिया और जो श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में एक मतलब अलायंसेस भी बनते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर दोनों के बीच में टेंशन भी बने होते हैं। तो हमारे लिए पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। समटाइम्स दिस गवर्नमेंट इज़ इंडिया फेवर्ड एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट। कई बार ये चाइना फेवर्ड हो जाती हैं और कई बार इंडिया फेवर्ड भी हो जाती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में देखें तो जो गवर्नमेंट अभी चल रही है वो बेसिकली गवर्नमेंट चल रही है इंडिया फेवर्ड में। इनके बारे में जो डिटेल्स हैं, इनकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की आइडिया है वो आप लोग जब आगे कभी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल अभी ये समझिएगा कि यहाँ पर जो है दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एक राजपक्षे पार्टी बेसिकली जो चाइनीज़ फेवर्ड हैं, चाइना के एक तरीके से कह लो कि जो होता है फेवर पे काम करते हैं, और ये पूरी कंडीशन श्रीलंका में हो रखी है। 2022 में यहाँ पर क्राइसिस आ रखी थी, और ये 2022 की जो क्राइसिस है वो प्राइमरली इसी वजह से आ रखी थी क्योंकि चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। और वहीं अभी आज की डेट में जो गवर्नमेंट हम लोग देख रहे हैं तो दिस गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली इंडिया फेवर्ड है। इस वजह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बेटर सिचुएशन होना शुरू हो गई है। अगला जो कंट्री आता है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में अगर देखेंगे तो देखो पाकिस्तान में पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने प्रोविंसेस यहाँ पर हैं। तो टोटल अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो इनका प्रोविंस है वो है बलूचिस्तान का प्रोविंस। देखो बहुत बड़ा प्रोविंस हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज द होल प्रोविंस इज बलूचिस्तान। तो एक तो हमारे पास बलूचिस्तान का प्रोविंस आ जाता है, दूसरा सिंध का प्रोविंस है, तीसरा फिर पंजाब का प्रोविंस है, चौथा जो हमारा खैबर पख्तूनवा का प्रोविंस हो जाता है, और फिर पाँचवा जो इनका प्रोविंस है वो हथियाया हुआ है, इनका खुद का नहीं है। यह हथियार रखे हैं हमारे इंडिया का जो कश्मीर है, जो हमारा सरताज है, उसको बेसिकली इन लोगों ने हथियार करके रखा हुआ है। ये गिलगिट एरिया है, ये बाल्टिस्तान एरिया है, और ये जो है आज़ाद कश्मीर ये लोग बोलते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा रीजन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया है। तो अब वन बाय वन करके इसकी राजधानी देखें तो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका है इसकी जो राजधानी है वो है मुजफ्फराबाद। खैबर पख्तून के बारे में देखेंगे, इसकी राजधानी पेशावर है। फिर इसकी मेन जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद, जो कि पंजाब प्रोविंस में पड़ती है। इनकी राजधानी फिर इसके बाद से जो होता है, राजधानी तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दैट इज़ लाहौर, मुल्तान का एरिया। क्वेटा जो है वो बलूचिस्तान की राजधानी है। फिर इसके बाद से सिंध का जो इलाका है वो है कराची, इसकी राजधानी। यहाँ पर हैदराबाद एक और मतलब टेरिटरी है, मतलब टेरिटरी इन द सेंस कोई सिटी है जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हैदराबाद एक अपने पास भी है, एक उधर भी है।
तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनकी लोकेशंस है। अब जरा देखिएगा थोड़ा सा इनकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं या इनकी खुद की जो प्रॉब्लम्स है पहले उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी इंसर्जेंसीज है, कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप यहाँ पर भी काम करते हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो देखो ये वाला साइड अगर आप देखेंगे तो दिस साइड इज़ एक्चुअली अफगानिस्तान। इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये हम अफगानिस्तान का एरिया देखने को मिल जाता है, और इस साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पर ईरान का एरिया देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बलूचिस्तान मतलब एक ईरान से भी आपकी टेरिटरी लगती हुई देखने को मिल रही है बलूचिस्तान की, और अफगानिस्तान के साथ भी देखने को मिल रही है। एंड दैट इज़ वाई दिस एरिया इज़ बिकमिंग वेरी वेरी इंसर्जेंट आई वुड से। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह भी हो रही हैं, लगातार देखने को जो मिल जाती हैं। जैसे अब जरा देखिएगा, एक तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये जो पंजाब का प्रोविंस है, जिस पंजाब का प्रोविंस बहुत ज़्यादा ये रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब मोर देन 70% ऑफ द जो जीडीपी है वो यहीं से निकल करके आती है। और यहाँ पर जो है एक अहमदिया ग्रुप रहता है, और जो अहमदिया ग्रुप है इसको ये लोग मुस्लिम नहीं मानते। हमारे यहाँ पर भी दिक्कत है, अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर भी जो है बरेलवी मुसलमान हो गए, या फिर जो आप सहारनपुर में चले जाएंगे तो सहारनपुर देवबंदी हो गए। देवबंदी आंदोलन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अगर नहीं तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बीच में थोड़े से इशूज़ हैं, तो इन दोनों इशूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यही वही इशू है जो हमारा पाकिस्तान में भी, हमारा नहीं मतलब है तो हमारा ही, तो ये इशू वहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है। और इसी वजह से ये जो पंजाब का एरिया है ये है तो बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा डेवलप, बहुत मतलब कह लो कि हाईली रिच आई वुड से विद रिस्पेक्ट टू द अदर पार्ट ऑब्वियसली। तो अदर पार्ट से ये काफ़ी ज़्यादा रिच है, लेकिन यहाँ पर हमें अहमदिया इशू देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अहमदिया इशू की वजह से अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मॉस्क में बॉम्बिंग कर दी जा रही है, हॉस्पिटल्स में बॉम्बिंग हो जा रही है, स्कूल में बॉम्बिंग हो जा रही है। तो मतलब यहाँ पर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं। दूसरा जो बलूचिस्तान का एरिया है, ये बलूचिस्तान का एरिया ये लोग कहते हैं कि वी आर द बलूच पीपल, और हम लोगों को अलग कंट्री बनाना है। और ये यहाँ पर एक इंसर्जेंट ग्रुप काम करता है जिसका नाम है BLA, दिस इज़ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इस पूरे एरिया को आज़ाद करना है, और आज़ाद करने में ये लोग हमेशा वही डिमांड करते रहते हैं। एंड दे आर इंडिया फेवर्ड, क्योंकि उनको पता है कि हम इंडिया से अगर मदद मांगेंगे तो इंडिया एक तो पाकिस्तान के काउंटर, और दूसरा कहीं ना कहीं जो होता है हम मतलब एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप के तौर पर यहाँ पर देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया का फेवर हो सकता है। और इसी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू लिबरेट BLA, कहीं ना कहीं वो BLA के सपोर्ट में इसी वजह से काम करता है, अब वो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। सेम इसी तरीके से हम लोगों को खैबर पख्तून में भी यहाँ पर भी एक इंसर्जेंट ग्रुप देखने को मिलता है जिसका नाम है TTP, दैट इज़ तारीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा में यह काम करती है। इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान में ही जैसे तालिबान रूल चल रही है, जो इस्लाम मतलब शरिया का कानून चल रहा है, वैसे ही पाकिस्तान में लेकर के आओ ना। तो इसी वजह से यहाँ पर भी जो है सेम वही सारे इशू देखने को मिल जाते हैं। अब देखो ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन पाकिस्तान का जो आधा अधूरा रीजन है, ये इनका इंसर्जेंट ग्रुप है। ये इलाका वैसे भी इनके हाथ में पूरी तरीके से नहीं है, तो कुल मिलाकर के इनके पास जो एरिया बचता है वो केवल और केवल यही 2 एरिया बचता है। अब जरा देखना कहानी, ये जिसके बदले पे ये कूदते हैं, तो ये है बेसिकली चाइना। तो चाइना के साथ में यहाँ पर रेल लाइन, या फिर यूँ कहा जाए कि एक बेसिकली कॉरिडोर जा रही है, दैट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम लोग बोलते हैं BRI, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सीपेक का ग्रुप है, और ये बेसिकली जा रहा है कहाँ तक, ग्वादार पोर्ट तक। यहाँ पर है ग्वादार पोर्ट। पाकिस्तान के पास में 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, एक ग्वादार पोर्ट हो गया और दूसरा जो है कराची पोर्ट, जो कि सिंध प्रोविंस में पड़ता है। अब ये जो सिंध प्रोविंस में पड़ रहा है, ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे चाइना जब जा रहा है तो यहाँ पर जो BLA वाले हैं, ये BLA वाले इस एरिया को डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं। कभी ये ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं, कभी यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है उसको ये डिस्टर्ब कर देते हैं, कभी चाइना के जो लोग आ रहे हैं, बिजनेसेस आ रहे हैं, उसको ये लोग मार देते हैं। मतलब ये एरिया दिस इज एक्चुअली बिकमिंग डिस्टर्ब एंड डिस्टर्ब। और ये जो मतलब इनका जो 8 चाइना के जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें टोटल 8 विंग है। इस 8 विंग में से एक विंग जो होता है ये सीपेक भी है, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। और काम इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है, ये काम नहीं कर रहा है। तो ये कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत के तौर पर ये देखा जा रहा है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में एक्चुअल में व्हाट आर द इसकी जो इंसर्जेंसी है, चाइना का जो यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंस्टॉल होकर के रखा है वो क्या है, पंजाब में जो इसका अहमदिया इशू है वो क्या है। पोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, कराची पोर्ट हो गया, दूसरा जो है ग्वादार पोर्ट हो गया। अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये हमारा तक्षशिला की यूनिवर्सिटी जो होती है यहीं पर हमें देखने को मिलती थी। तक्षशिला की यूनिवर्सिटी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, हमारे चाणक्य भी जो है वहीं उसी यूनिवर्सिटी में ही थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। अगर आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, बेसिकली मौर्य साम्राज्य क्या, उससे पहले जो वंश थे, तो उनके बारे में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें तक्षशिला की यूनिवर्सिटी का जिक्र मिल जाता है, जो कि हिस्ट्री के डिस्कशन में हम लोग आगे करेंगे। एक और जो पार्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो अफगानिस्तान, ईरान और जो पाकिस्तान है, ये तीनों मिला करके ये बनाते हैं गोल्डन क्रिसेंट।
ये बनाते हैं गोल्डन क्रिसेंट। ये जो गोल्डन क्रिसेंट है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो है ईरान है, यहाँ पर होती है खेती किस चीज़ की, यहाँ पर खेती होती है जितने भी हमारे नारकोटिक्स प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी हमारे ड्रग्स होती हैं वो सबकी यहाँ पर खेती होती है, ओपीएम की खेती होती है, ओपीएम वगैरह की खेती होती है। और इन सब को स्मगल कर दिया जाता है कहाँ पर, इन सब को स्मगल कर देते हैं ये सब इंडिया में, इंडिया में पंजाब में, पंजाब प्रोविंस में बहुत ज़्यादा जो होती है इसकी स्मगलिंग हो जाती है। और इसी वजह से एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी उड़ता पंजाब, उसमें भी इस चीज़ को दिखाया गया है कि कैसे जो होता है पैकेट के फॉर्मेट में बॉर्डर उस पार फेंक दिया जाता है और फिर जो है यहाँ के लोगों को नशे की जो लत होती है वो लगा दी जाती है। ये चीज़ जो है होती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो लोकेशन है दैट इज़ पंजाब, मतलब बेसिकली सिख प्रोविंस, सिखों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ करतारपुर कॉरिडोर। एक तो करतारपुर कॉरिडोर हो गया, करतारपुर साहिब बेसिकली यहाँ पर गुरुद्वारा है, और इसी के लगभग लगभग 150-200 किलोमीटर के आसपास में ननकाना साहिब गुरुद्वारा है। ये दोनों गुरुद्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिख पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर देखें सिख रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा पवित्र है, गुरु नानक देव की ये ज़मीन भी कही जाती है। और इन दोनों के बीच में करीब करीब मान के चलो 200 किलोमीटर, मतलब कुछ 150-200 किलोमीटर के आसपास का है। एंड यू कैन टेक वीज़ा करतारपुर कॉरिडोर के लिए, अभी फिलहाल में तो बंद है, लेकिन ये चीज़ है। तो करतारपुर कॉरिडोर जो होती है ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर और पार्ट हो जाती है। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया जो हमारा पाकिस्तान से रिलेटेड पार्ट थे। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान के बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखो अफगानिस्तान के बारे में देखेंगे तो ये देखो इतना पार्ट जो है ये हमारा इंडिया, मतलब कि जो जम्मू कश्मीर है उससे पार्ट से टच होता है। हालांकि अभी तो फिलहाल पीओके के अंडर में आ चुका है, बट स्टिल हमारा ये लाइन है, और इसके थ्रू जो लाइन लगती है वो है हमारी डूरन लाइन। पाकिस्तान के साथ में जो लाइन लगती है वो कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन, ध्यान रखना। अब हम लोग देखें थोड़ा, अगर हम लोग अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान कहीं ना कहीं, एक तो पहली बात इंडिया का वंस अपॉन अ टाइम इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, दोस्त मोहम्मद खान और तमाम तरीके के, अगर आप राणा रणजीत सिंह के बारे में बात करेंगे 1800 के आसपास में अगर बात करते हैं तो दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन फिर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने देखा और फिर अल्टीमेटली इसको डिवीज़न कर दिया था, अलग कर दिया था। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इंडो अफगान वॉर के बारे में कि कैसे हुआ था, ये भी बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर कम्युनिस्ट का अप्रोच और जो ब्रिटिशर्स हैं इन दोनों का अप्रोच हुआ, और कैसे फिर अल्टीमेटली अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट के तौर पर रख दिया गया था, कंसीडर कर लिया गया था कि अफगानिस्तान बफर स्टेट के तौर पर रहेगा, और इस तरीके से अफगानिस्तान एक अलग टेरिटरी बन गई। यहाँ पर अगर देखेंगे तो चूंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ये तीनों एक सीक्वेंस में आते हैं, तो इसी वजह से पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया और जो अफगानिस्तान है ये दोनों एक साथ दोस्ती में आ जाते हैं। आप लोगों ने इतना तो बेसिक आप लोगों को पता होगा, और इस चीज़ को डिप्लोमेटिकली देखा जाता है। सो डिप्लोमेटिकली देखने के लिए इंडिया ने अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो बनाया, और चूंकि इंडिया ने बना रखा है इसलिए आईटीबीपी हमारे यहाँ की जो पैरामिलिट्री है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है ये बेसिकली गार्डिंग करती है पार्लियामेंट की आज भी। ठीक है, जो आईटीबीपी के लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो चाइल्ड हॉस्पिटल है वो भी इंडिया ने बना करके रखा है। इसके अलावा शहतूत डैम एक बनाया गया हरी रिवर पे, और सलमा डैम बनाया गया है मैदान रिवर पे। ये दोनों जरा जो डैम है इनके बारे में ध्यान रखिएगा, और किस रिवर पे है ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप अफगानिस्तान में देखें तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ये काबुल इसकी राजधानी है, जो मतलब ठीक है चल रहा है अभी तो फिलहाल। अब यहाँ पर अगर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी हैं, जैसे एक लोकेशन है गजनी। ये गजनी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से मोहम्मद गजनवी आया था, इंडिया में आया था और फिर लूटपाट करके चला गया था। ये गोर रीजन है जहाँ से मोहम्मद गोर आया था, गोरी जिसको हम लोग बोलते हैं मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी जो होता है इंडिया में आया था, लेकिन खैर इंडिया में ही रह गया था। हालांकि गोर खुद भाग गया था, लेकिन फिर जो है स्लेव डायनेस्टी और तरह तरह की डायनेस्टीज़, और इसी वजह से इंडिया में फिर जो दिल्ली सल्तनत है वो निकल करके आई थी। फिर एक दूसरा अगर बात करेंगे तो हमारा कंधार रीजन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कंधार ये वही एरिया है जहाँ से तालिबान निकल करके आया। फिर हेरात एक रीजन आ जाती है। हेरात वही एरिया है जिसमें आप लोगों ने अगर बचपन में किशमिश वाली स्टोरी पढ़ी होगी, काबुली वाला की स्टोरी अगर पढ़ी होगी, तो हेरात से ही बेसिकली वो जितने भी ड्राई फ्रूट वगैरह हैं वो लेकर के आता था। तो ये कॉमर्शियल रीजन यहाँ पर होती है। इसके अलावा बामियान का एक नाम है, बामियान बुद्धा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हालांकि जो तालिबान है उसने इसको स्ट्राइक डाउन करके गिरा दिया है, रीबिल्डिंग अभी फिलहाल यहाँ पर चल रही है। लेकिन जो भी है बामियान, दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म ऑल्सो। ये बुद्धिज्म, जैनिज्म और इस्लाम तीनों के लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है। हालांकि इस्लाम यहाँ पर अभी डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल जो होता है ये जो बेसिकली एक तरीके से कह लो शरिया का लॉ यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा मजार शरीफ ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है इनकी, और ये मजार शरीफ ऑलरेडी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसकी जो लोकेशन है ये ध्यान रखिएगा, और बाकी जो इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब अफगानिस्तान को देखेंगे तो अफगानिस्तान इज हैविंग स्ट्रैटेजिक लोकेशन। क्यों?
क्योंकि इंडिया के पास में अगर आप देखेंगे सेंट्रल एशिया जाने के लिए कहीं कोई रास्ता फिलहाल मौजूद नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान में ही हम लोग यहाँ पर अफगानिस्तान में ही यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो अफगानिस्तान के पास यहीं पर ईरान है, ईरान में जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट से फिर हम लोग अफगानिस्तान में एंटर कर रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन बेसिकली रेलवे लाइन बनानी वगैरह है। और फिर अल्टीमेटली वी कैन एंटर इनटू सेंट्रल एशिया, जो कि पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है उसका बहुत बड़ा रिजर्व है। तो हम लोग बेसिकली ईरान के साथ फिर अल्टीमेटली अफगानिस्तान में रेल लाइन लगा करके इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये तरीका हम लोगों ने बना रखा है। वी हैव यू कैन से बाईपास दिस पाकिस्तान। हम लोगों ने बीच में जो ये हमारा डिस्टर्बेंस है इसको हम लोगों ने बाईपास करके रखा हुआ है। तो ये तरीका हम लोगों ने बना करके रखा हुआ है कनेक्टिविटी के लिए। दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो तो एयर स्पेस अगर हमें इस्तेमाल करना है तो अफगानिस्तान हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरी बन जाती है। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर से वी कैन नॉट यू कैन से होवर, हम लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं। एयर स्ट्रिप जो उसकी एयर स्पेस है उसके थ्रू जा नहीं सकते, मतलब जाते नहीं हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो होता है डिस्टर्बेंस है। तो हम लोग अफगानिस्तान के जरिए फिर यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं अगर मुझे पाकिस्तान को काउंटर करना है तो उसके लिए मैं अफगानिस्तान की टेरिटरी का ही इस्तेमाल करता हूँ। इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर शेल गैस, पेट्रोलियम रिजर्व तो नहीं लेकिन नेचुरल गैस वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। दैट इज़ वाई अफगानिस्तान इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यह हम लोगों ने अफगानिस्तान के बारे में भी डिस्कशन किया। अगला हमारे पास आता है नेपाल की टेरिटरी। अब देखो नेपाल हमारे लिए तो वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस आज से नहीं सदियों पहले से हमें देखने को मिल जाती है। तमाम हम लोगों को इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो 1813 में भी एक युद्ध हुआ था, और उसके दौरान में फिर जो होता है संगोल की एक ट्रीटी हो गई थी। उसके बारे में भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि कैसे हुआ था। फिलहाल अभी जरा लोकेशन पर बात कर लेते हैं। नेपाल की लोकेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी। इन्होंने जो अपने टेरिटरी का डिवीज़न किया है वो टेरिटरी का डिवीज़न इस तरीके से है। ये देखो इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये एक्चुअली पूरी कहानी कुछ इस तरीके की है। इन लोगों ने अपना जो टेरिटोरियल डिवीज़न किया था यूं ही नहीं, यहाँ पर जेंजी वॉर हुआ है, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है। अब मान लो जैसे यहाँ पर इन लोगों ने, यहाँ पर ये हमारा मान लो नेपाल है, इन लोगों ने डिवीज़न इस तरीके से कर रखा है। अब ऑब्वियस है ये पूरा ये जो नीचे का रीजन है, ये नीचे का रीजन जो होता है इसको बोलते हैं मधेश। ये बेसिकली मधेश है। ये वो लोग हैं जो इंडिया के लोग थे, बेसिकली माइग्रेट होकर के चले गए थे यहाँ पर नेपाल में, और ये पूरा का पूरा तराई बेल्ट है। तो दे आर द पीपल हु आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। ये वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। और ये वो लोग हैं जो पहाड़ी लोग हैं। जो पहाड़ी लोग हैं वो बेसिकली यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह तो नहीं, लेकिन जो बाकी के टूरिस्टिक स्पॉट बोल सकते हो या फिर बाकी और भी ट्रेड वगैरह जो है वो यहाँ पर किया जाता है। सीधी सी बात है, पहाड़ी लोगों की डोमिनेशन है, एंड दे एक्चुअली वांट टू डोमिनेट इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। वो पॉलिटिक्स में भी यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर कायदे से अगर आप देखेंगे तो कायदे से इन लोगों को जो डिवीज़न करना चाहिए था वो डिवीज़न कुछ इस तरीके से करना चाहिए था कि यहाँ पर सबका रिप्रेजेंटेशन है, इंक्लूडिंग मधेशी पीपल। यहाँ पर अगर मधेश को इस तरीके से अगर आपने प्रोविंस बनाया रहता तो शायद यहाँ पर हमें ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन मधेशीज़ का देखने को मिल जाता। लेकिन इन्होंने डिवीज़न किस तरीके से, यानी कि जो डिमार्केशन की गई है वो कैसे की गई, डिमार्केशन जो की जा रही है वो डिमार्केशन इन लोगों ने खड़ा कर दिया, इस तरीके से कर दिया। अब इससे हर एक प्रोविंस में अगर आप देखेंगे तो मधेशी की माइनॉरिटी आ गई, मधेशी की माइनॉरिटी आ गई, और इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में डोमिनेशन किसका चला जाएगा, पहाड़ी लोगों का। और ये भी एक मेजर रीज़न था जिसकी वजह से यहाँ पर पॉलिटिकल डिप्रेशन देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप नेपाल में देखेंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई भी अभी तक सरकार 5 साल चली ही नहीं है यहाँ पे। चाहे वो यहाँ पर आर्मी तो नहीं कूप करती है, यहाँ सब खुशी मंगल से रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है एक दूसरे के साथ में विद्रोह कर देती है। अगर आप देखेंगे तो केपी शर्मा ओली जैसे पहले थे, या फिर जो है प्रचंड थे, ये लोग बेसिकली कभी अपनी सरकार कभी उसकी सरकार, और दोनों मिल करके फिर दोनों लोगों ने कहा मिलकर के अब लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, और फिर दोनों लोग मिल गए थे। और मिलने के बाद में फिर अल्टीमेटली लोगों को यहाँ पर जो है अपने मतलब ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखा हो गया है। और फिर अल्टीमेटली इन लोगों ने देखा कि इनके जो घर वाले बच्चे लोग हैं, ये लोग अपना जो होता है मस्त बढ़िया बाहर जो है वीडियो रील बना रहे हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख की जो होता है बैग लेके घूम रहे हैं। और यहाँ पर नेपाल में गरीबी छा रखी है, लोगों को 2 पल खाने के लिए भी जो होता है वो रोटी कई लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर गरीबी, और इनके जो बच्चे हैं वो एकदम जो है विदेशों में बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ ले करके वहाँ पर रह रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मीडिया है उस मीडिया के ज़रिए ये लोग जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो देखते थे कि देखो ये राजशाही एकदम बढ़िया से जी रहे हैं। तो केपी शर्मा ओली और जो गवर्नमेंट थे इन लोगों ने देखा कि यार ऐसा है, एक काम करो, जो जितने भी मीडिया हैं इनको बैन करो, नहीं तो ये लोग मेरे बच्चे को देख रहे हैं और ये यहाँ पर विद्रोह कर सकते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ सर्विसेज व्हाट देयर चिल्ड्रन आर गेटिंग। तो इस वजह से इन लोगों ने बैन कर दिया। बैन किया, देखो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को इंगेज करके रखती है। मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव जो है वो तो चलो ठीक है, क्लासेस वगैरह भी अपनी इसी वजह से हो पाती हैं क्योंकि सोशल मीडिया की प्रेजेंस है। लेकिन अगर हम लोग इसका निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव मीडिया एक्चुअली जो यूथ है उसको इंगेज करके रखी है।
अगर ये इंगेज नहीं करेगी, अगर मान लो यहाँ पर भी सोशल मीडिया बैन कर दिया जाता है तो लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो जब लोगों के पास कुछ नहीं करने के लिए रहेगा तो फिर यहाँ पर भी सेम वही हाल होगा जो बाकी की कंट्रीज़ में हो रखा है, सिविल वॉर कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर भी लोग जो होता है जॉब के लिए, पैसे के लिए और तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर डिमांड करना शुरू कर देंगे, और फिर यहाँ पर गवर्नमेंट और बाकी हमारे यहाँ की कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम लोग इसको रोक पाएंगे। तो इंडिया की कंडीशन कहीं ना कहीं ऐसी है कि हमें सोशल मीडिया इंगेज करके रखा हुआ है, एक तरीके से कह लो फंसा करके रखा हुआ है। डेमोक्रेसी को अगर कोई बचाया है तो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी वगैरह नहीं, यहाँ पर कुछ हद तक इसमें सोशल मीडिया का भी योगदान है कि इसने लोगों को इंगेज करके रखा हुआ है, और यही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल जा रही है। नेपाल के लिए अगर बात करेंगे तो नेपाल इज़ वेरी वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर इतनी सारी माउंटेन है, इतनी सारी नदियाँ हैं कि अगर मान लो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना करके देना चाहे तो मतलब कह लो कि पूरे एशिया को ये इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। लेकिन दिक्कत ये है करे कौन? तो इंडिया के साथ में इन लोगों ने हालांकि मिल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप किया अरुण रिवर के ऊपर में। सो अरुण रिवर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, अरुण रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो होता है वो डेवलप किया जा रहा है। इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उसके बारे में ध्यान रखिएगा, जैसे जनकपुर। जनकपुर जो है वो बिहार के साथ में लगता है, बिहार के साथ में फिर यहाँ पर जाया जाता है। जैसे सीतामढ़ी का इलाका बॉर्डर एरिया है हमारा इंडिया का, बिहार के थ्रू होकर के जाते हैं और फिर आगे जाएंगे तो यही जनकपुर का एरिया पड़ जाता है। फिर इसके बाद से इसी तरीके से अगर आप महाराजगंज होते हुए इंडिया में, महाराजगंज में यूपी में होती है, यूपी का एरिया है, महाराजगंज होते हुए जाएंगे तो आप लुम्बिनी चले जाएंगे, या फिर इसी तरीके से मतलब अलग अलग बॉर्डर पड़ते हैं तो यहाँ पर लुम्बिनी प्रोविंस हो गया। फिर इसके बाद से ये पोखरा रीजन आ जाता है जो गंडकी प्रोविंस में आती है, गंडकी नदी यहाँ पर है। काठमांडू जो होता है वो बागमती प्रोविंस में आ जाती है, बागमती एरिया में आ जाती है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो हमें नेपाल की देखने को मिल जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रोविंसेस भी लिखे गए, ये एक्चुअली इनका नामकरण नहीं किया गया, इसको बोलते हैं प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 2, इस तरीके से। तो इनका जो नंबर प्लेट वगैरह भी होता है, गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट लगते हैं उसमें भी लिखा रहता है। जैसे मान लो ये बागमती हो गया तो लिखा रहेगा बा, ठीक है, BA। और वही अगर मान लो कि यहाँ पर विंस नंबर प्रदेश नंबर 1 है तो लिखा रहेगा प्र 1, प्रदेश नंबर 1 इसका मतलब हो गया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं। खैर, तो नेपाल के लिए देखेंगे तो ये हमारे लिए मतलब एक तरफ चाइना है एक तरफ इंडिया है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के तौर पर भी है, एक बफर स्टेट के तौर पर ये काम करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कल्चरल और रीजनल टाइज तो खैर काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया और नेपाल के बीच में कहा जाता है कि रोटी और बेटी का नाता है। आगे अगर देखें नेक्स्ट कंट्री हमारी आती है भूटान। ज़्यादा कुछ यहाँ पर भी नहीं है। देखो भूटान एक ऐसे कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मानसूनल एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर थंडर बोल्ट्स वगैरह आते हैं, बिजली कड़कती है, बादल चमकते हैं, और इसीलिए कहा जाता है इसको जो है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, या फिर इसी को बोलते हैं ड्रैगन। ड्रैगन भी कहा जाता है। इसके नक्शे में देखेंगे, इसका जो मैप है उसको देखेंगे तो ड्रैगन का फोटो आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट हो गया। यहाँ पर इन लोगों ने हैप्पीनेस इंडेक्स निकाल कर रखा, और इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 60% ऑफ द एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट ये लिख रखा है, और इसीलिए ये लोग टूरिस्ट को अलाउ भी नहीं करते हैं। अगर आप कोई कंट्री के जो बाहर के लोग हैं वो अगर भूटान घूमना चाहें तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस केस में इंडिया को थोड़ी सहूलियत है, क्योंकि इंडिया और भूटान के बीच में एक ट्रीटी हो रखी है, दैट इज ट्रीटी इज विद रिस्पेक्ट टू द पीस एंड फ्रेंडशिप। ये 1949 में ट्रीटी हुई थी, और इस ट्रीटी के जरिए ये कहा गया है कि भूटान में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, और इसी शांति व्यवस्था के लिए वी आर द पीसफुल पर्सन, वी विल नॉट होल्ड एनी आर्मी। इनका अपना खुद का कोई आर्मी नहीं है। तो आर्मी देखता कौन है? आर्मी आर्म्ड फोर्सेज और जो फॉरेन अफेयर है ये देखती है यहाँ पर इंडिया। और ये देखती मतलब ऐसा नहीं है कि हम सारी निर्णय हम करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास में इनका राजा है, इनके पास में इनका राजा है, प्लस इनके पास में इनकी पार्लियामेंट है। मतलब इसको बोल सकते हो सेमी डेमोक्रेटिक है, सेमी डेमोक्रेटिक। ये मोनार्कियल बेसिस यहाँ पर बेसिकली नाम मात्र के लिए नॉमिनल है, लेकिन है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो होती है वो इंडिया से कंसल्ट करती है। तो कल को अगर मान लो जैसे डोकलाम जैसे हुआ था, अगर कल को कुछ होता है तो पार्लियामेंट विल एक्चुअली कॉल इंडिया, इंडिया को बोलेगी और फिर कहेगी कि डिफेंस फोर्सेस आप अपना भेजिए क्योंकि हमारे यहाँ पर अटैक हो गया। और दिस विल नॉट बी वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी, ये सॉवरेनिटी का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और भूटान के बीच में ट्रीटी हो रखी है। और ये केवल और केवल तभी बुला सकते हैं, इंडिया तभी जा सकता है जब इसको कंसल्ट किया जाएगा तब। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंसल्ट करने पर ही केवल और केवल ये जा सकते हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है इनकी, एक तो थिम्पू इसकी राजधानी ही हो गई, और पारो ये वही एयरपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस है। तो ये हम लोगों ने भूटान के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। दिस इज अगेन ये इतना ही पार्ट है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, दैट इज मांग देचू प्रोजेक्ट। दिस इज मांग देचू प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, ये आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में अगर देखेंगे तो सो मच ऑफ द डिस्कशन यहाँ पर भी है, कई सारी बातें यहाँ पर भी डिस्कस करनी है, वन बाई वन करके बात करना जरा शुरू करते हैं।
अगर हम लोग बांग्लादेश में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो आप लोगों को 5-6 कुछ प्रोविंसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक प्रोविंस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा रंगपुर का प्रोविंस। ये जो रंगपुर का प्रोविंस है, इसी रंगपुर के प्रोविंस के पास में ही एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है लाल, दिस रीजन इज लाल मुनीर घाट। यस, लाल मुनीर घाट इसका नाम पड़ता है। ये जो लाल मुनीर घाट है ये बेसिकली एयरबेस स्टेशन है इनका। इन लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर अभी काम गड़बड़ करना शुरू किया है। ये लाल मुनीर घाट जो है, ये लाल मुनीर घाट बेसिकली ये चाइना को मतलब कह रहे हैं कि हम आपको दे देंगे, आप लोगों इसका इस्तेमाल करना और इसको डेवलप करना। दिस इज़ यू कैन से डिस्टर्बिंग फॉर अस। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारा एरिया पड़ता है। ये चिकन नेक का अपना एरिया पड़ रहा है। देखो ये चिकन नेक का एरिया पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से नहीं दिख रहा है, अभी दिखाता हूँ। देखो ये हमारा चिकन नेक का एरिया यहाँ से पड़ता है। तो ये जो इलाका है, अगर आप यहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री रखोगे तो ये तो वही बात हो गई ना कि क्यूबा में, अमेरिका के बगल में क्यूबा और वहाँ पर रशिया ने रख रखा है अपना बेस मिसाइल, क्यूबन मिसाइल जिसको हम लोग क्राइसिस बोलते हैं, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल में ऐसा बातें चल रहा है। अभी आप लोगों ने देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में स्टिल जो है इन मतलब प्रॉब्लम चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है, और खैर कभी कंडीशन स्टेबल होती भी नहीं है वहाँ पे। खैर जो भी कहानी है, अब यहाँ पर देखिएगा, दिस इज़ द लाल मुनीर घाट एयरबेस, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली रंगपुर प्रोविंस में पड़ता है। रंगपुर प्रोविंस का आइडिया आ जाता है। अगर हम लोग देखेंगे अगला जो है ये हमारा राजशाही हो गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खुलना हो गया। ये खुलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो जो वेस्ट बंगाल कोलकाता से जो ट्रेन चलती है, एक्चुअली ट्रेन चलती है दोनों के बीच में, जो ट्रेन चलती है ये बेसिकली खुलना तक जाती है। तो खुलना इज़ इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है उसको लेकर के। फिर इसके बाद नीचे आ जाओगे तो न्यू मूर आइलैंड है। ये न्यू मूर आइलैंड एक्चुअली 6 महीने जो होता है पानी में ही डूबा रहता है, लेकिन 6 महीना जब निकलता है तो फिर यहाँ पर जो होता है दोनों के बीच में एक इशू रहता है कि ये मतलब हमारा है, इंडिया का है या फिर बांग्लादेश का है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसको रोक करके रखा गया। हालांकि इंडिया कंसीडर करता है कि आइलैंड जो है वो हमारा है। इसके अलावा बारीसाल हो गया। बारीसाल जो होता है, या आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बारीसाल का आप लोगों ने विद्रोह पढ़ा होगा, यहाँ पर भी आर्मरी विद्रोह हुआ था। फिर इसके अलावा ढाका आ गया। ढाका इनकी राजधानी होती है। ढाका के पास में ही आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा नारायणगंज हो गया। नारायणगंज कॉमर्शियल लोकेशन है और यहाँ पर जूट की बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। जूट बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है और मतलब एशिया लेवल पर यहाँ पर देखा जाता है। इसके अलावा मायमहन सिंह हो गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलहट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये देखो मेघालय की टेरिटरी के साथ में यहाँ पर लग रहा है। फिर इसके बाद से यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को ब्रह्मरीजा एक रीजन देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं अखूरा। ये रीजन ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या है, त्रिपुरा में अगरतला से अखूरा के तरफ में यहाँ पर एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। हालांकि काम चल रहा है, बहुत पुरानी करंट अफेयर्स है ये, लेकिन ध्यान रखिएगा दिस इज द अखूरा रीजन और इसी एरिया में ये पड़ता है। फिर हमारे पास एक एरिया पड़ता है दैट इज द चिटगांव। चिटगांव जो होता है दिस इज चिटगांव आर्मरी सूर्यसेन वाली, याद होगा आप लोगों को 1930 में। और यहीं पर एक एरिया पड़ता है कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ पर रोहिंग्यास को जो है शेल्टर प्रोवाइड किया गया है, या फिर ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है असाइलम दी जा रही है, या इसी एरिया से बेसिकली ये जो रोहिंग्याज निकल करके गए थे, ये कॉक्स बाजार से ही म्यांमार और म्यांमार से फिर इंडिया, इस तरीके से ये इंडिया में इंसर्जेंसी, इंडिया में एक तरीके से इंसर्जेंसी तो नहीं लेकिन इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखे हुए हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंस अगर देखते हैं बांग्लादेश की, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो मेरे को नॉर्थ ईस्ट जाना है तो मैं ऐसे या तो जाऊँगा पूरा चिकन नेक होते हुए, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे जाऊँगा ना, क्या करना है ऐसे जाऊँगा। यही तो हम लोगों ने त्रिपुरा के साथ में इसी वजह से तो अखूरा वाला हम लोगों ने बना के रखा है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनल कनेक्टिविटी एंड रीजनल सिक्योरिटी के लिए अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटरिंग चाइना, चाइना को काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे बात करेंगे। एक्चुअली यहीं पर म्यांमार में सितवे पोर्ट यहाँ पर पड़ता है, सितवे पोर्ट, ठीक है। ये सितवे पोर्ट जो होता है, सितवे पोर्ट पर एक्चुअली चाइना ने अपना मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना करके रखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चिटागोंग में बेसिकली ये जो चिटागोंग का इलाका है यहाँ पर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर ये हमारे हाथ में आ जाता है तो वी कैन काउंटर दिस सितवे, ठीक है। फिर हमारे पास इसी तरीके से ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। सो इतने सारे पार्ट हम लोगों ने डिस्कशन किए जो हमारे बांग्लादेश को लेकर के। तो बांग्लादेश के लिए ध्यान रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लोकेशंस है, इसकी जो कुछ डिटेल्स है उसके बारे में ध्यान रखना है। आज के लिए लास्ट डिस्कशन जो है वो है मालदीव की। मालदीव के लिए बारे में अगर बात करेंगे तो देखो ये अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया ही था कि ये एक इस्लामिक कंट्री है। ये इस्लामिक कंट्री प्राइमरली जो होती है यहाँ पर माली, यहाँ पर जो है इसकी राजधानी है। प्राइमरली ये वैसे टूरिस्टिक प्लेस है, हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ी मोड़ी इसके बारे में पढ़ी होगी बातें। यहाँ पर बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी है दिस इज चाइना फेवर्ड, अभी फिलहाल जो पार्टी है चाइना फेवर्ड है और इसने इंडिया के खिलाफ में कई सारी बयानबाजी कर रखी है और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। खैर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स तो नहीं है,
हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट आर इट्स टूरिस्टिक लोकेशंस, टूरिस्टिक इसमें सिटीज़ या टूरिस्टिक एरियाज़ कौन कौन से हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें से एक इलाका आ जाता है जिसका नाम है माफुची, माफुची एरिया एक इंपॉर्टेंट है। हुल्लू माटे एक हो गया, इसके अलावा थोडारो हो गया, फिर इसके बाद से उकुलहास हो गया, डिफूची हो गया, या फिर जो फुआ मुला है। ये जो एरियाज़ हैं ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ये मालदीव हमारे लिए जो स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ये भी पार्ट बन चुका है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और फिर इसके अलावा इकोनॉमिक टाइज के लिए अगेन मालदीव जो है एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी के तौर पे है। सो ये हम लोगों ने प्राइमरली पूरा डिस्कशन किया साउथ एशिया के बारे में। जो भी पार्ट रहेगा या आप प्रिंट आउट लेकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बाकी के पार्ट के बारे में। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।